बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल? ले जनाब, another lecture, most probably the last lecture today, IFRS 50। ठीक, इसमें हमने जनाब अभी तक बातें की जो भी सारी, उसमें आज हम थोड़ी सी जो ज़्यादा फर्दर बात करेंगे अदर एस्पेक्ट्स पे कि IFRS 15 के अदर एस्पेक्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कि जो आपका कस्टमर है जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक, और उसका काम परफॉर्म करते हुए जो आपकी कॉस्ट इनकर हो रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है वो नॉर्मली आपको पता है, आप किसी के लिए अगर काम कर रहे हैं और उसके लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ बना रहे हो तो जो डायरेक्ट कॉस्ट आती जाएगी आप उसके ऊपर उसको डेबिट करते जाएंगे, इधर वर्ड उसमें ऐड करते जाएंगे, तो उसको कम्युलेट करते जाएंगे। फिर जनाब आप उस पर, ज़ाहिर है वो रिकवरेबल है कस्टमर से। आप अगर किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं और आपको उसके साथ बात हुई है जनाब कि हम आपको 2 लाख का काम करके देंगे, ये फलां चीज़ आपको बना के देंगे, फर्नीचर फॉर एग्जांपल, तो फर्नीचर जब आप बनाएंगे तो उस पर डिफरेंट कॉस्ट इनकर हो। तो नॉर्मली हम इसी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और चीज़ें बना बना के बेच रहे हैं, ठीक, तो आप क्या करते हैं, IS2 के अंडर इन्वेंट्री को डील कर रहे होते हैं, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसी तरह जनाब अगर इन हाउस कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आप कोई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसकी भी कॉस्ट आप ऐड ऑन कर रहे होते हैं, प्लस करते जा रहे होते हैं, कैपिटलाइज कर रहे होते हैं, ठीक, चूंकि उसको आपने बाद में रिकवर कर लेना थ्रू यूजेज और इन्वेंट्री की सूरत में थ्रू सेल। तो सेम इज द कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंट सी बात नहीं है। अगर आप देखें इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल है आपके बुक के पेज नंबर 312 पे, एंड दैट एग्जाम्पल इज अबाउट इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कस्टमर के साथ और उसको ऑब्टेन करने के लिए, टू गेट दैट कॉन्ट्रैक्ट, आपको कोई एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है और वो कॉस्ट रिकवरेबल है फ्रॉम द कस्टमर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का हिस्सा है, मतलब आप उसको कैपिटलाइज करेंगे बिकॉज इट इज रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर। अगर आप एग्जाम्पल नंबर 12 देखें, बड़ी सादा सी एग्जाम्पल है, एक्स लिमिटेड विन्स अ कंपैरेटिव बिड टू प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विसेज टू अ न्यू कस्टमर। X Limited incurred the following cost of to obtain the contract. इसमें जी commission to sales implies है for winning the contract 10,000. Then external legal fee है for the due diligence 15,000 और travel cost है to deliver the proposal 25,000. So total cost incurred है 50,000. How X Limited should recognize the above cost? तो इसमें से कितनी जो है वो कैपिटलाइज होंगी और कितनी जो है वो एक्सपेंस आउट होंगी। आसान सी तरीके से अगर हम इसको सोचें तो कितनी कॉस्ट आप कैपिटलाइज कर देंगे, मींस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में ऐड कर देंगे, और कितनी प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर देंगे, ठीक। तो इसमें जनाब अगर आप देखें कि जो स्पेसिफिक कॉस्ट है वो है जी एम्प्लॉइज को कमीशन, दैट इज द रेलेवेंट कॉस्ट। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप नॉर्मली करते ही हैं, ठीक। नॉर्मली जब भी कोई कस्टमर आता है, जो भी कोई नया प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, तो बाकी काम आप ऑलरेडी कर रहे होते हैं, ये कोई इंक्रीमेंटल नहीं होता, इसलिए हम उसको नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं। इसी तरह जनाब अगर आप देखें नेक्स्ट एग्जांपल में, बड़ी सादा सी बात है जी, अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। जो पैसे आपके लगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो उसकी जो कॉस्ट है वो अमोर्टाइज करनी है आपने। बड़ी सादा सी बात है, जैसे आप एक इंटेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट है, हम कहते हैं जी उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो वो आपको 5 साल तक बेनिफिट देगा, ऐसे ही है। तो हम उसकी कॉस्ट जो है वो क्या कर रहे होते हैं, 5 सालों के प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर रहे होते हैं थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस विद द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो क्या होता है वहां पे मैचिंग हो रही होती है। अगर आप देखें तो मैं अगर आपसे कहूँ जनाब उसके पीछे बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम कहेंगे जनाब सर मैचिंग कॉन्सेप्ट है, चूंकि वो एसेट बिजनेस यूज कर रहा है इस साल और आने वाले कई साल, तो जो एसेट हमने परचेज किया उसकी जो कॉस्ट है उसको हम उन्हीं रेवेन्यू के अगेंस्ट मैच करेंगे जितने साल वो हमें रेवेन्यू देगा। सो दैट इज अ मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो अगर आप किसी कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और हम कहेंगे जनाब कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा है कि इट इज नॉट द nature of that performance obligation is not at a point of time, it is over the period of time। मतलब आपने 4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और उससे रेवेन्यू जो आने हैं वो 4-5 साल तक आने हैं, ठीक। तो जो कॉस्ट इनकर हुई है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, अगर उसका रेवेन्यू 5 सालों के प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्ट्रीब्यूट होना है तो फिर उसकी कॉस्ट भी 5 सालों पे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। दिस इज द एग्जैक्ट मैचिंग। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर वो आपको ये एग्जांपल में बता रहा है कि जनाब एक्स लिमिटेड जो है
उसने एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट विन किया है टू प्रोवाइड अ सर्विसेज टू अ कस्टमर. द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन satisfied over time. X Limited recognized revenue on a time basis. Cost incurred by the end of the year 1 and forecast future cost are as cost to date 10,000, estimated of future cost 18,000. तो total cost जो लगेगी वो है 28,000. How X Limited should recognize the above cost? प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह आप इसको चार्ज करेंगे? तो हम इसे कहेंगे कि जनाब जैसे रेवेन्यू आएगा 5 सालों में ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो इसकी कॉस्ट भी 5 सालों के ऊपर जानी चाहिए, यानी कि उसका जो 28,000 है, ठीक, वो आप कितने पे करेंगे? तो हम कहेंगे जनाब 28,000 डिवाइड बाय 5. हर साल जो प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसकी कॉस्ट एक्सपेंस आउट करेंगे वो 5,800. ठीक, मतलब आप इसको जैसे जैसे जिस पैटर्न पे आप रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे उसी पैटर्न पे कॉस्ट भी रिकग्नाइज की जाएगी एज एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस. तो ये एक सादा सी बात, मतलब स्टोरी जो बात आई जा रही वो ये है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आपको 5 सालों तक रेवेन्यू देगा तो इसका मतलब मैं जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा तो इससे इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रेवेन्यू जो है वो 5 इयर्स तक चलेगा. ठीक, तो जब 5 इयर्स तक मैं इससे रिलेटेड रेवेन्यू जो है वो रिपोर्ट करूंगा 5 सालों के प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक, यानी कि मैं इनकम जो है वो रिकग्नाइज करूंगा ओवर द 5 इयर्स. तो मैचिंग ये कहती है कि फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जिससे ये रेवेन्यू आ रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट भी 5 सालों के P&L में चार्ज होनी चाहिए. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. एंड अगर आप गौर करें तो इस रेवेन्यू की जो कॉस्ट है, ताकि आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें, वो जिस तरह रेवेन्यू है उसी तरह से कॉस्ट भी आएगी. जैसे वो कह रहा है कि जनाब इसकी जो टोटल कॉस्ट है उसको वो ब्रेक कर देता है, कहता है जी कॉस्ट इनकर्ड टू डेट है कितनी, तो कहता है जी अब तक जो कॉस्ट आ चुकी है और एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी. कहते हैं ये टोटल कॉस्ट जो है ये 28,000 की कॉस्ट लगेगी 5 सालों में, और इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है इससे 5 साल तक हमें रेवेन्यू आएगा. तो इसका मतलब है ये जो कॉस्ट चार्ज होगी प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस, ठीक, वो कितनी होगी? तो हम कहते हैं 28,000 बटा 5, तो ये आ जाएगी 5,600. 5,600 is going to be the expense every year. तो यहाँ पर हमने एग्जैक्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो कर. तो IFRS 15 जो है वो क्या कह रहा है? कहते हैं जनाब अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट जो है जिससे रेवेन्यू आएगा कस्टमर से उसकी कॉस्ट जो है वो इनकर होगी या उसकी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्म होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और आप रेवेन्यू अर्न करेंगे ओवर द मल्टीपल ईयर्स, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट जो है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में ओवर द मल्टीपल ईयर्स जो है वो चार्ज करेंगे. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें ये डिस्कस हो रहा है. इसके बाद अगर आप एक अगली एग्जांपल देखें तो वो भी यही इसी कॉन्सेप्ट पे है लेकिन थोड़े से चेंज के साथ. एग्जांपल नंबर 14 में अगर आप आ जाए, The X Limited wins 5 years contract to provide a service to a customer. The contract is renewable for subsequent 1 year period. मतलब बाद में वो रिन्यू भी हो सकता है 5 साल के बाद, 1 साल करके, और द एवरेज कस्टमर टर्म इज 7 years. तो कहते हैं हमारा एक्सपीरियंस ये है कि 7 साल हम एक कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू अर्न करते हैं. अब जब आप 7 years तक रेवेन्यू आएगा और उसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट वो आपको बता रहा है कि 28,000 है, तो इसका मतलब है ये कॉस्ट अब 5 सालों पे नहीं जाएगी. जो हमारा एस्टिमेट है कि एवरेज टाइम जो है वो 7 साल है, तो हम इसको ओवर द 7 years रिकग्नाइज करेंगे. इसका मतलब 28/7, यानी कि अब 4,000 P&L में जाएगा. 4,000 विल गोज टू द P&L. इसी तरह एग्जांपल नंबर 15 अगर आप देखें, The X Limited wins a contract to build an asset for a customer. It is anticipated that the asset will take 2 years to complete. अब यहाँ पर टाइम पीरियड जो है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो 2 सालों में परफॉर्म होगा. अब उसके रेवेन्यूज आपको पहले साल भी आएंगे, दूसरे साल भी आएंगे. अब कितनी कॉस्ट करनी है? तो अगर हम यहाँ तक सवाल पढ़ें तो इसका मतलब है कि इसकी कॉस्ट ओवर द 2 year चार्ज होनी चाहिए. लेकिन वो आगे आपको बताता है
कहते the contract contains a single performance obligation. Progress to completion is measured on an output basis. At the end of the year, the asset is 60% complete. तो जितने परसेंट कंप्लीट हो गया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन उतने परसेंट रेवेन्यू आप ले सकते हैं, ठीक। तो हम कहते हैं जनाब हमारा जो कॉस्ट है वो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 28 ही है, तो अब आप पहले साल कितने परसेंट कॉस्ट एक्सपेंस आउट कर देंगे, तो हम कहेंगे नाउ दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी बेसिस ऑन द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे आप कर लेंगे और वो 60% कंप्लीट है, तो जस्ट टेक द 60% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, वो P&L में चली जाएगी। सो दैट इज सादा सी बात है इसके अंदर कि हम जनाब क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग कि जनाब कितने परसेंट कॉस्ट जो है या कितना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो कितने सालों में एक्सपेंस आउट करनी है। तो यहाँ जो एक रूल बना वो ये है कि आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करना, जस्ट फॉलो द मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैचिंग कॉन्सेप्ट में अगर आप ये देखें तो वो आपको कह रहा है कि आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 5 सालों में होगा तो कॉस्ट 5 सालों पे जाएगी, आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो 7 सालों में होगा तो कॉस्ट 7 सालों में राइट ऑफ होगी। आपका कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू जो बेस करता है कि आपने कितने परसेंट ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर लिया है, तो जितने परसेंट आपने ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लिया उतने परसेंट कॉस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट हो जाएगी। ये 3 डिफरेंट सिनेरियो हैं और ये किस से रिलेट करता है, व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है तो ये इशू नहीं बनता, आप उसी वक्त रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज बीन परफॉर्म्ड। ले जाओ इसके बाद है जी एग्जांपल नंबर 16 पे अगर आप आ जाएं, और ये पेज नंबर है बुक का 315, पेज नंबर 315। On 1st January 2008, X Limited enters into a contract to transfer product A and B to Y Limited in exchange for rupees 1000. Product A is to be delivered on 28th of February. Product B is to be delivered on 31st March. कई दो प्रोडक्ट हैं, इसका मतलब है दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगा अपेरेंटली A और B, if they are not interdependent, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, कि means that you cannot use the A without the B, ठीक। और अगर ये इंडिपेंडेंट है, कस्टमर कैन कंज्यूम बोथ इंडिपेंडेंटली, A का और B का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो हम कहेंगे जनाब these are the distinct product, ये distinct product है, they are separate from each other. The promise to transfer product A and B are identified as a separate performance obligation. 400 is allocated to product A and 600 to B. X Limited recognized revenue and recognized its unconditional right to the consideration when control of each product transferred to the Y Limited. क्या होगा जनाब, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ किस दिन, 1 जनवरी को, क्या आप प्रोडक्ट करेंगे, बेचेंगे A and B to Y और 1000 रुपये आपको मिलेंगे। प्रोडक्ट ए 28 फरवरी को डिलीवर होती है और प्रोडक्ट बी 31 मार्च को डिलीवर होती है, तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, जिस दिन प्रोडक्ट ए डिलीवर होगी 28 फरवरी को, उस दिन आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे जो प्रोडक्ट ए से रिलेट करता है, सेल की एंट्री रिसीवेबल टू सेल। और प्रोडक्ट बी आपने डिलीवर किया जनाब 31 मार्च को, तो आप 31 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट एंट्री करेंगे जब आप उसको ट्रांसफर कर देंगे रिसीवेबल टू सेल। सो दैट्स वेरी सिंपल, सादा सादा सी बात है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 17 पे अगर आप आ जाए, रिकॉग्निशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट। यही एग्जाम्पल है, कहता है ऑन 1st जनवरी 2008 X Limited enters into a contract to transfer product A and B to Y Limited in exchange for rupees 1000. तो टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो 1000। प्रोडक्ट A 28 फरवरी को डिलीवर होगी, प्रोडक्ट B 31 मार्च को। The promise to transfer product A and B are identified as separate obligation and 400 is allocated to A and 600 to B. Revenue is recognized when control of each product transferred to Y. Payment for the delivery of product A is conditional on the delivery of the product B. यानी राइट तो ट्रांसफर हो जाएंगे जब आप गुड्स डिलीवर कर देंगे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिलीवर कर देंगे, लेकिन आपको पेमेंट उस वक्त मिलेगी जब आप बी भी ट्रांसफर करें, ठीक। दिस में
तो अब आप बताएं जी, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। ठीक, क्या हुआ जनाब, पहली और दूसरी एग्जांपल में जो डिफरेंस है, एक ही सिचुएशन है और दो, एक ही एग्जांपल और दो पॉसिबल सिचुएशंस उसने बना दी। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है दो प्रोडक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो 1000 है, प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है। ठीक, टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस जो है इसके अंदर वो कितनी है जनाब, तो हम कहते हैं जी द ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ₹1000। दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक है प्रोडक्ट ए और एक है प्रोडक्ट बी। तो एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस उसने आपको करके दे दी है स्टैंड अलोन प्राइसेस की बेसिस पे। प्रोडक्ट ए के साथ रिलेट करता है 400 और प्रोडक्ट बी के साथ रिलेट करता है 600। अब वो कहता है जनाब दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और प्रोडक्ट ए जो है वो डिलीवर हो गया कब, दैट इट हैज बीन डिलीवर्ड ऑन 28th of February, 28 फरवरी को डिलीवर हो जाएगा ये ऑब्लिगेशन, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म्ड performed on 28th of February, ये 28 फरवरी को हो गया। और ये जो है ये ऑब्लिगेशन परफॉर्म होता है 31 मार्च, दैट 31 मार्च। तो ये पूरी क्वेश्चन है एग्जाम्पल। अब वो दो सिचुएशन बनाते, कहते हैं जनाब आपने जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म हो जाएगा तो आपका अनकंडीशनल राइट टू रिसीव द रेवेन्यू जो है वो क्रिएट हो जाता है जी, व्हेन एज यू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया, तो जैसे ही आप उसको परफॉर्म कर देंगे तो आपका अनकंडीशनल राइट जो है, तो अगर आप देखें तो क्या सिचुएशन में आपने 28 फरवरी को प्रोडक्ट ए डिलीवर कर दिया तो आप एंट्री कर देंगे लीगल राइट टू रिसीव द कैश रिसीवेबल अकाउंट टू सेल्स 400। ठीक, और 31 मार्च को आपने ये एंट्री कर देंगे जनाब, यही एंट्री रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। So there is unconditional right to receive the consideration। ठीक, अब इसी एग्जाम्पल को वो कहता है जनाब कि स्टोरी तो सारी यही है, सेम स्टोरी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आ गई कि पेमेंट आपको कब मिलेगी, या विल यू रिसीव द पेमेंट वंस यू डिलीवर द प्रोडक्ट बी। मतलब आप 31 मार्च 28 फरवरी को प्रोडक्ट ए डिलीवर तो कर देते हैं, ठीक, लेकिन आप प्रोडक्ट बी अभी आपने 31 मार्च को करनी है और उसने सिचुएशन ये डाल दी कि पेमेंट आपको कब मिलेगी, तो पेमेंट इज कंडीशनल ऑन डिलीवरी ऑफ बी। पेमेंट इज कंडीशनल, क्या कंडीशन लगा दी उसने, द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बी, यानी कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो दूसरा है वो जब परफॉर्म होगा तो पेमेंट आपको मिलेगी। तो देयर इज अ कंडीशन। इसका मतलब व्हेन यू डिलीवर द प्रोडक्ट ए तो आपका अनकंडीशनल राइट टू रिसीव द पेमेंट जो है वो अभी क्रिएट नहीं होता, बट स्टिल यू आर गोइंग टू रिसीव इट। तो हम जब 28 फरवरी को करेंगे एंट्री, जब प्रोडक्ट ए जाएगी, तो द प्रोडक्ट ए 28th of February को जब आप करेंगे तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, तो हम कहते हैं IS फर्स्ट 15 ये कहता है कि आप एंट्री कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट टू रेवेन्यू। मतलब रिसीवेबल आपने डेबिट नहीं किए, हालांकि रिसीवेबल भी एसेट ही है, लेकिन आप सिंपली उसको सेपरेट कर देंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एज ए कॉन्ट्रैक्ट एसेट बिकॉज इट इज स्टिल कंडीशनल ऑन द डिलीवरी ऑफ बी, सो 400। और जब आप प्रोडक्ट बी डिलीवर करेंगे, व्हेन यू डिलीवर द प्रोडक्ट बी एंड दैट इज द डेट ऑफ 31 मार्च, तो इस दिन आपका अनकंडीशनल राइट टू रिसीव पेमेंट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो आप एंट्री क्या करेंगे, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1000 टू कॉन्ट्रैक्ट एसेट एंड दैट इज 400 and to revenue and that is 600. So that is the entry।
ये दो सिचुएशन बन गई, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, जैसे ही आप प्रोडक्ट ए देंगे आपका राइट टू रिसीव पेमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगा, इधर 28 को हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म हो, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि पेमेंट कंडीशनल है ऑन द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट बी, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ए जब आप बेचेंगे तो आपका अनकंडीशनल राइट नहीं है टू रिसीव द पेमेंट, इज स्टिल कंडीशनल ऑन द कंडीशन इज दैट डिलीवरी ऑफ बी। सो प्रोडक्ट ए जब आप डिलीवर करेंगे तो आप डेबिट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, और जब प्रोडक्ट बी डिलीवर हो जाएगी तो आप ये बाकी एंट्रीज जो है वो कर देंगे। ठीक, इसी तरह जनाब इसी सिचुएशन में अगर आप देखें नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप आ जाए, ठीक, तो क्या है जनाब कि कहता है जनाब कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के नाम से आएगा, तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट एन एडवांसेस। इसी एग्जांपल को वो अब एक तीसरे एंगल में लेके जाएगा। कहता है जनाब इसमें सारी स्टोरी यही है, बस एक और चीज नहीं आ गई, इज वन न्यू थिंग। बुलाई बुलाई केड़ी क्लास केड़ी केड़ी क्लास इको ही क्लास इस कमरे में श्योर कितने बजे से ये है ना, तो दरवाजे खोल रहे, मैं पता नहीं कि मसला हो गया, मैं गलत क्लास से 9 बजे भी क्लास शुरू। तो इसमें एक नई, इस एग्जाम्पल के अंदर एक नई चीज हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। वो कहता है आप सारी स्टोरी यही है, बस एक और चीज के आपके पास राइट है कि 31 जनवरी को यू कैन इनवाइस द अमाउंट टू द कस्टमर। ठीक, तो जब आप इनवाइस करेंगे अमाउंट या कैश रिसीव कर लें तो आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी आ जाएगी। मतलब अगर आप पैसे पहले ले लें तो क्या हो जाएगा जनाब, रिसीवेबल या कैश अकाउंट डेबिट। अब चूंकि आपने अभी पैसे काम नहीं किया, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया, तो आप किसको क्रेडिट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। 31 जनवरी को आप क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। अब जब आप ये पैसे ले चुके तो पहला परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो परफॉर्म होगा, जो कि प्रोडक्ट ए का है। तो प्रोडक्ट ए जब आप डिलीवर करेंगे एंड दैट इज ऑन 28 ऑफ फरवरी को आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म करेंगे बाय डिलीवरिंग द प्रोडक्ट ए, तो आप क्या एंट्री कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। यहाँ पे आपने 1000 रुपये का उसको इनवाइस कर दी। ठीक, अब जब आप प्रोडक्ट ए डिलीवर कर देंगे तो आप एंट्री क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट टू रेवेन्यू। कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, जो प्रोडक्ट ए से रिलेट करें। एंड देन व्हेन यू डिलीवर द प्रोडक्ट बी, जब आप प्रोडक्ट बी डिलीवर कर देंगे तो रिमेनिंग लाइबिलिटी जो है वो आप रेवेन्यू में कन्वर्ट कर देंगे, एंड दैट इज प्रोडक्ट बी। और प्रोडक्ट बी की डिलीवरी जो है वो है 31 मार्च। तो 31 मार्च को आप क्या एंट्री कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट टू रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट टू रेवेन्यू। ये जनाब ये हो जाएगी जनाब एंट्री 31 मार्च को। तो 3 पॉसिबल सिनेरियोस कि जनाब आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दें लेकिन आपको पेमेंट ना मिले, तो हमें पहले से ही पता है जनाब क्या हो जाता है, दैट इज गोइंग टू बी आपका रिकग्नाइज कर लेते हैं जनाब आप एसेट, और इसके बाद जनाब आपका एडवांस आ जाए तो आप लाइबिलिटी ले लेते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जनाब ये थी हमारे पास छोटी सी एग्जांपल्स। इसके लिए आप एक और एग्जांपल कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके, दैट इज
एग्जाम्पल नंबर 19, इसी तरह का कॉन्सेप्ट है सारे का सारा, यू कैन डू इट एट योर होम। तो यहाँ पर जनाब आपका ये IFRS 15 जो है ये ऑलमोस्ट एग्जाम्पल्स से रिलेटेड ख़त्म हो जाता है, और अब आपने सिंपली करना ये है, थोड़ा सा काम जो आपने करना है आफ्टर दिस, एक दफ़ा इसको थ्योरेटिकली रीडिंग करनी है इसकी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है पॉसिबल वो थ्योरेटिकल भी है। तो नंबर 1 आपको याद होना चाहिए कि इसके 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, identification of separate performance obligation. Number 3, determination of the transaction price. 4, allocation of the transaction price to the separate performance obligation and recognize the revenue as the performance obligation performed. अब ये 5 चीज़ों के गिर्द घूमता है। There is a 5-step model। ठीक, अब इन 5 स्टेप्स के मुताबिक जो है वो आपने रेवेन्यू जो है वो रिकग्नाइज करना, और हमने जितनी भी एग्जांपल्स की वो बेसिकली इन 5 स्टेप्स की ही इलेबोरेशन। एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए कराई ताकि आपको बोरियत ना हो कि जनाब ये क्या है, इंग्लिश में थ्योरी पढ़ता जा रहा है और ये क्या करी जा रहा है। तो एग्जाम्पल्स आप भी पहले कीजिएगा, अगर आपने सारे लेक्चर्स देख लिए हैं तो एक दफ़ा चैप्टर 2 जाइएगा ICAP की बुक में और सारी एग्जाम्पल्स कीजिएगा, और कुछ आखिर पे हैं जनाब स्टैंडर्ड कैंट के एग्जामिनेबल एग्जाम्पल्स, तो वो एग्जामिनेबल एग्जाम्पल्स जो हैं वो एक दफ़ा कर लीजिएगा। ठीक, तो वो भी छोटी छोटी सी एग्जांपल्स है, सिर्फ एक दफ़ा आपने रीड करनी है, और यही है सारी रिपीट हो रही होंगी, क्योंकि जो एग्जांपल चैप्टर के अंदर है वो सारी की सारी वही हैं जो कि हम बुक के एंड पे हैं उससे रिलेट कर रही हैं। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड जो है, जैसे FR1 में भी एग्जामिनेबल था पहले आप लोगों ने FR1 में भी इसको एक दफ़ा स्टडी किया होगा, और अब ये FR2 में है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें से एक आधा सवाल जो है यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्ज़ाम, ज़ाहिर है जिसमें ज़्यादातर जो मुझे लगता है वो कंपाउंडिंग वाला है और एलोकेशन ऑफ प्राइस है जो कि आपको आएगा, और दैट इज़ द मेन स्टोरी जिसमें हम समझ सकते हैं कि ये पॉसिबल क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक, तो एक दफ़ा इसको पढ़ लीजिएगा, थ्योरी पढ़ लीजिएगा, मैं कुछ नोट्स जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा रिगार्डिंग IFRS 15, तो वो भी आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। बाकी जनाब एक क्वेश्चन जो कि आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए घर पे, वो है जी फाइल अकाउंट का सवाल। समटाइम्स पेपर के अंदर फाइल अकाउंट का सवाल जो है वो भी आ जाता है। अब फाइल अकाउंट का सवाल मतलब प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है और SOFP है, तो वो हमें बनाना आता है। इसमें बेसिकली FR2 के अंदर जब सवाल आता है तो उसमें वो स्टैंडर्ड्स को थोड़ा बहुत मिक्स कर लेता है और उसकी एडजस्टमेंट आपने डबल एंट्रीज पास कर दी। ठीक, तो वो भी एक, बट इट इज़ नॉट रेगुलर क्वेश्चन। अब आपको जब आप तैयारी कर रहे होंगे, आप सब सारा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मुझसे ग्रुप में बात करें, कोई मसला हो, एनी इशू, कोई गैप रह गया हो, कोई चीज़ें रह गई हों, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पास पेपर के सवाल कर रहे हो, वैसे आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि सारे के सारे पास पेपर्स जो हैं वो कर लिए जाएँ। ठीक, तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, यू कैन शेयर विद मी इन द ग्रुप्स, इवन यू कैन कॉल मी, और आप बिल्कुल कोई किसी किस्म की हेजिटेशन आपने नहीं करनी। सो यू कैन कॉल मी आफ्टर इन द इवनिंग आफ्टर 7 or 8 o'clock। पढ़ते हुए कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन इवन विजिट द कॉलेज, आप कॉलेज भी आ सकते हैं। आई एम हेयर इन द कॉलेज नॉर्मली up to 6 or 7 o'clock I'm in the college, so you can visit the college as well if you are living in Lahore। और अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, आई एम अवेलेबल। कोई थोड़ा बहुत आपको लगे कि गैप रह गया या कोई चीज़ रह गई, कोई सवाल ऐसा है जो मैं मिस कर गया हूँ, तो आप मुझसे फौरी तौर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द एग्ज़ाम। सो आई एम विद यू, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम विद यू, मैं आपके साथ, और किसी वक्त भी किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया। होपफुली आपको कुछ टॉपिक्स में तो बहुत इन्जॉय किया होगा आपने, उम्मीद है कुछ टॉपिक्स में शायद कोई डेफिशिएंसी मुझसे रह गई हो, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आई ट्राई माई बेस्ट। हो सकता है IFRS 15 में कुछ प्रॉब्लम्स रह गई हों, कुछ एरियाज जो हैं वो आपको लगा हो कि सर ने जल्दी जल्दी करा दिए, उसकी वजह सिंपली ये है कि ये सेशन क्लोज हो रहा था, कुछ प्रेशर्स थे, तो उस वजह से
मैंने इसको थोड़ा ब्रीफ कर दिया है, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करूँ। बाकी थोड़ा सा आपने इसको रीडिंग ज़रूर कर लेनी है, जो मैं नहीं कर सका, आपने उसको ज़रूर रीड आउट कर लेना। और बाकी सारे एरियाज़ में अगर आपको लगे कि कोई एरिया रह गया है, कोई बात रह गई है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वैसे मैं ट्राई माई बेस्ट कि मैक्सिमम पास पेपर करा सकूँ, सारी चीज़ें करा सकूँ। कुछ रह गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो है उसको इम्प्रूव कर सकूँ। लेट मी नो आपको लगे किन किन एरियाज़ में सर अगर और काम कर लें तो ये और भी बेहतर हो सकता है, और भी बेहतरीन हो सकता है। So do let me know the areas which you identify. तो ले जनाब, थैंक यू, बड़ा मज़ा आया। होपफुली आपको भी आया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।